आज पूरे उत्तर भारत में सबसे अधिक चर्चा बिहार के भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लोग पुलिसकर्मियों को के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। अब यही नहीं, पूरे अगर हम बिहार की बात करें तो पूरे बिहार में इस समय लोग सड़कों पर हैं और वहाँ सरकार के मुख्यमंत्री को बदलने की बात कर रहे हैं। हालांकि नेताओं के भाषण भी ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं वो जले पर नमक छिड़कने का काम भी करते हैं। दरअसल ये मसला कुछ और है। भरत भूषण तिवारी ना कोई क्रिमिनल था, ना वो अपराध करता था, ना थाने में उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज था। उसकी अपनी भी कोई वजह नहीं थी, उसका अपना भी कोई काम नहीं था। समस्या की जड़ प्रशासनिक व्यवस्था है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था समय रहते अपने काम को पूरा कर ले तो हो सकता है कि लोगों में गुस्सा ना आए और इस तरह कोई दूसरा भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर ना हो। भरत भूषण तिवारी का अपना कोई काम नहीं था। दरअसल शाहपुर आरा जनपद में जहाँ भरत भूषण तिवारी का गांव है, उनके गांव के पास में एक गांव है जवानिया, और बताया गया कि जवानिया गांव गंगा के तट पर है। जब हर साल गंगा की बाढ़ आती है तो वहां 100-150 परिवार 100-150 मकान बह जाते हैं। 2025 में सरकार ने एक घोषणा की कि जो जवानिया गांव है, इस गांव के तमाम लोगों को विस्थापित किया जाए। जो बिलोटी गांव है, जो भरत भूषण तिवारी का गांव था, बिलोटी गांव के पास में कुछ जगह दे दी जाती है सरकार द्वारा, और उस पूरे गांव के लगभग 150 परिवारों को वहां विस्थापित किया जाता है। लेकिन जब जगह भी ऐसी दी गई जहां बहुत गहरा गड्ढा था। एक दिन भरत भूषण तिवारी 3 महीने पहले वहां जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आप दूसरे गांव के हैं, आप यहाँ क्यों आकर बसे हो। उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि ये दिक्कत है। लेकिन वहां उस समय गड्ढा था, वहां पानी, हल्की बारिश हुई तो वहां पानी भरा हुआ था। उन परिवारों के घर के आसपास को लाइट की व्यवस्था नहीं थी, वहां को सड़क की व्यवस्था नहीं थी, वहां कोई मकान की व्यवस्था नहीं थी। भरत भूषण तिवारी उस उन जो विस्थापित परिवार हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा था। वो लगातार पावर कॉर्पोरेशन के दफ्तर में जाते थे, वो लगातार लोक निर्माण विभाग के दफ्तर में जाते थे, वो लगातार एसडीएम के दफ्तर में जाते थे, वो लगातार डीएम के दफ्तर में जाते थे। एक बार, दो बार, 3 बार, 10 बार लगातार शिकायत करने के बाद भी, एप्लीकेशन देने के बाद भी जब कुछ काम नहीं होता था, फिर भरत भूषण तिवारी गुस्से में होते थे। वो गुस्से में कर्मचारियों से अभद्रता करते थे, वो साथ में लोग होते थे। एकाएक जब उन्हें लगा कि ऐसा काम नहीं चलेगा, बहुत सारे नेताओं से भी बात करते हैं कि जो विस्थापित परिवार हैं, बरसात का मौसम आने वाला है, फिर बाढ़ आएगी, और जैसे बाढ़ के हालात वहाँ हैं, अगर यहाँ बिजली की कनेक्शन नहीं हुआ, अगर यहाँ सड़क नहीं बनी तो इन लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। उनके लिए वो लड़ता था। फिर सोशल मीडिया पर लगातार हर लोग जो तमाम जो पीड़ित परिवार थे उनकी वो बात सोशल मीडिया पर डालते थे। जिन अफसरों को वो ज्ञापन देते थे, उनकी ज्ञापन पढ़कर वो फेसबुक पर डालते थे। वो कहते थे कि प्रशासनिक व्यवस्था भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो घोषणा करते हैं लेकिन काम नहीं करते। ऐसे करते-करते वो लगातार एसडीएम पर निशाना साधते थे, वो पावर कॉर्पोरेशन के अफसरों पर निशाना साधते थे, वो लोक निर्माण विभाग के अफसरों पर निशाना साधते थे। वो जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वहाँ भी अफसरों पर निशाना साधते थे कि कैसी व्यवस्था है, घोषणा होती है लेकिन काम नहीं होता। होते-होते 3 से 4 महीने में इतना विकराल रूप होता है, जब वो सोशल मीडिया पे डाल लिखते हैं, तो सोशल मीडिया लिखने के बाद में वो सब उनकी वीडियो वायरल होती हैं तो मुख्यमंत्री तक पहुँचती हैं, वो सचिवालय तक पहुँचती हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक पहुँचती हैं, पुलिस तक पहुँचती हैं। एकाएक पुलिस के निशाने पर भरत भूषण तिवारी आ जाते हैं। हालाँकि जब भरत भूषण तिवारी की बात करते हैं तो भरत भूषण के चूँकि जो उनके फादर होते हैं, उनके फादर काशीनाथ तिवारी बिहार पुलिस में हवलदार थे, वो रिटायर्ड थे, और काशीनाथ तिवारी को 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बसंत तिवारी होता है, दूसरे का नाम भरत भूषण तिवारी होता है, तीसरे बेटे का नाम चंदन तिवारी होता है। एकमात्र बसंत तिवारी की शादी होती है। भरत भूषण बीएससी पास करते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती। उसके बाद वो शादी भी नहीं कराते। वो ठान लेते हैं कि अब हमें सोशल काम करना है, और जो व्यवस्था है, जो तंत्र खराब है, भ्रष्टाचार का तंत्र है, उनसे मुझे लड़ना है। लगातार परिवार के लोग कहते हैं कि कहीं रोजगार करना पड़ेगा, लेकिन वो लग जाते हैं। अलग-अलग जब कहीं भी सोशल एक्टिविटी होती थी, वहाँ चले जाते थे। कहीं ब्लड डोनेशन कैंप पे वहाँ चले जाते थे। कोई दुर्घटना हुई, इसी गाँव के पास में हाईवे निकलता था, कभी दुर्घटना होती थी तो घायल को उठाकर अस्पताल ले जाते थे, उनकी ब्लड की व्यवस्था कराते थे। इस तरह के तमाम सोशल काम वो करते थे। भरत भूषण तिवारी का अपना कोई ना प्रशासनिक व्यवस्था से अपने काम के लिए कोई विवाद था, ना कोई किसी से दुश्मनी थी।
बस सिर्फ जवानिया गांव को लेकर था, जो जवानिया गांव विस्थापित किया गया था, जो वहाँ 150 परिवार थे, 150 परिवारों को 150 परिवारों को सुविधा कैसे मिले, इसके लिए वो प्रशासनिक व्यवस्था से लड़ता था। और यही व्यवस्था से लड़ना भरत भूषण के एनकाउंटर में तब्दील हो गया। पुलिस आती है, पूरे परिवार को प्रताड़ित करती है। इसके बाद भरत भूषण तिवारी एक अवैध पिस्टल खरीदते हैं, और पिस्टल खरीदकर जब पुलिस आती है तो फेसबुक पे लाइव होते हैं और पिस्टल को लेकर लगातार पुलिस को चेतावनी देते हैं। वो पूरी व्यवस्था को चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि उनका कोई विवाद नहीं है, विवाद ये है कि प्रशासनिक व्यवस्था समय पर काम नहीं करती, झूठ बोलते हैं। जब दफ्तरों में जाते हैं तो बाबू भी उन्हें कोई पागल कहता था, कोई उन्हें पागल की संज्ञा देता था। लगातार इस तरह की जब घटना होती थी, अधिकारी काम नहीं करते थे, उन्हें पागल बताते थे, तो वो इतना इरिटेट हो जाते हैं भरत भूषण तिवारी कि वो फिर पिस्टल उठाते हैं और घोषणा करते हैं फेसबुक पर कि अगर अधिकारी वो काम नहीं करेंगे तो अधिकारियों को ऑफिस में जाकर गोली मारेंगे। इस तरह की वीडियो लगातार वायरल होती है। ये बात 15 जून 2026 की है। एकाएक पुलिस के पास मैसेज आता है। पुलिस की पूरी टीम उसके गांव बिलोटी में आती है। बिलोटी में हालांकि वो नहीं मिलते, उनके फादर काशीनाथ तिवारी होते हैं, जो काशीनाथ तिवारी हवलदार भी थे बिहार पुलिस में। वो नहीं होते। काशीनाथ तिवारी उनसे पूछते हैं क्या बात है। काशीनाथ तिवारी और उनकी पत्नी वहाँ पुलिस के अधिकारी से कहते भी हैं कि वो जवानिया गांव को लेकर वहाँ लगातार जो अधिकारी है उनके चक्कर लगाता है, और हम समझा लेंगे, कोई ऐसा मुकदमा दर्ज करना। उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा भी दर्ज नहीं था। लेकिन 16 तारीख को फिर पुलिस आती है, 2 बार चक्कर लगाती है, उन्हें मिल जाते हैं भरत भूषण तिवारी, लेकिन वो उसके हाथ में पिस्टल होता है तो पुलिस हिरासत में नहीं ले पाती। फिर 17 जून की सुबह 6 बजे एकाएक पुलिस वहां पहुंचती है, घेराबंदी करती है। भरत भूषण तिवारी अपने मकान की छत पर होते हैं, वो पिस्टल लेकर छत पर पहुंच जाते हैं। अकेली जो वहाँ शाहपुर थाना है, थाने की पुलिस नहीं होती, एसटीएफ की पुलिस होती है और एसओजी होती है, और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स होती है। जब पुलिस फोर्स घेराबंदी करती है तो वो खुद ही मकान से नीचे आ जाते हैं और खुले मैदान में आकर पुलिस से बात करते हैं। कई बार ऐसा लगा पुलिस को कि भरत भूषण तिवारी उन पर गोली चला देंगे, लेकिन गोली चलाने की मंशा नहीं थी। फायर भी किया पुलिस को डराने के लिए, व्यवस्था को डराने के लिए कि व्यवस्था जाग जाए। वो कई बार चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते हैं, कई बार सरदार भगत सिंह का नाम लेते हैं, वो कई बार अशफाकुल्लाह का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग जो शहीद हुए हैं, इस देश को आज़ाद करने में शहीद हुए हैं, और आज़ाद भारत में ऐसी व्यवस्था है जहाँ जब गरीबों की तरफ कोई देखता नहीं है। अगर अधिकारी से बात करते हैं तो अधिकारी सुनते नहीं है, वो पागल बताते हैं शिकायत करने वालों को, समय पे कुछ काम नहीं होता है, लोग परेशान हैं। ये उसकी लड़ाई थी। लगातार वो पुलिस से इस तरह की बात भी करते हैं। जब पुलिस घेराबंदी करती है तो वो फेसबुक पे लाइव होते हैं उस समय, और फेसबुक पे लाइव होते तो अपना पिस्टल फेंक देते हैं और पुलिस से कहते हैं कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, आप मुझे गिरफ्तार कर लो। जैसे ही पुलिस पास में पहुंचती है तो उन्हें उठा लेते हैं पुलिस के जवान, और 5 गोली भरत भूषण तिवारी को मार देते हैं। हालांकि परिवार के लोगों को ये बताया गया कि आत्मरक्षा के लिए 1 गोली पैर में लगी है, वो ठीक हो जाएंगे, और फिर अस्पताल में जाते हैं। फिर पटना अस्पताल में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ मृत घोषित होते हैं। मृत घोषित होने के बाद में जो फेसबुक पे जो लगातार लाइव करते थे, उस समय जो घटना हुई वो घटना भी लाइव थी। फिर लोग सवाल खड़े करने लगे कि अगर पुलिस एक बार कहती है कि वो मानसिक रूप से वो पागल हैं, तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि अगर वो मानसिक रूप से पागल है तो क्या उसे मार दोगे। और जब फेसबुक लाइव चलता है, वो अपनी पिस्टल फेंक देते हैं, सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, तो फिर 5 गोली क्यों मारी? क्या पुलिस का मकसद उसका एनकाउंटर करना था? क्या पुलिस ने खुद गोली मारी, या पुलिस को कोई मुख्यालय से कोई ऐसा इशारा था कि भरत भूषण तिवारी को मारना है? जो व्यवस्था की बात करेगा, व्यवस्था के खिलाफ लड़ेगा, उसे जीवित नहीं रहने देना। इस तरह की भरत भूषण तिवारी की डेथ के बाद जब डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं, तो फिर जब डेड बॉडी बिलोटी गांव में आती है तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हजारों लोग लगभग 12 से 16 घंटे तक डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करने देते। और धीरे धीरे ये मामला, चूंकि फेसबुक लाइव एनकाउंटर हुआ और उसके खिलाफ, भरत भूषण तिवारी के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं था, ये माना गया कि वो जो भ्रष्ट तंत्र है, जो प्रशासन की लेट लतीफी है, जो समय से काम नहीं करते हैं, वो उसकी आवाज उठा रहे थे, और आवाज उठाने की वजह से ही ये सब एनकाउंटर किया गया। अब अगर कोई इस तरह की आवाज उठाएगा तो क्या उसका भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा? इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और बिहार में इस समय तमाम लोग सड़कों पर हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग खेमों में बटी हुई हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा एक भाषण दिया गया, हालांकि उसका बहुत विरोध हुआ। बीजेपी भी वहां अलग अलग खेमों में बटी है। एक धड़ा बीजेपी का भरत भूषण तिवारी के साथ है, तो दूसरा
प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ है। लेकिन इस घटना को लेकर पूरे देश में लगातार आक्रोश भी है, युवाओं में शोर भी है कि अगर भ्रष्टाचार का विरोध करने पर और खराब व्यवस्था सुधारने की कोई बात करेगा तो क्या उसका एनकाउंटर हो जाएगा? इस प्रकरण को लेकर इस समय पूरा हंगामा पूरे उत्तर भारत में मचा हुआ है। अगर एनकाउंटर के दौरान फेसबुक लाइव ना होता, पिस्टल उनके हाथ में थी, पिस्टल को ना फेंकते, तो लोगों का ध्यान भी आकर्षित ना होता। ये जो पूरा बवाल है, ये बवाल इस बात पे है कि एक तरफ पुलिस कहती है कि वो मानसिक रूप से विकलांग है, तो मानसिक रूप से विकलांग है तो उसे वश में करने के लिए अगर पिस्टल थी तो आंसू गैस की गोली भी छोड़ सकते थे। जो रबड़ बुलेट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते थे। अब और जब अंतिम दौर में सरेंडर कर दिया, अपनी पिस्टल फेंक दी, तो आखिर क्या वजह थी कि 5 गोली पकड़ने के बाद में पुलिस ने मारी? क्या अगर कोई पागल होता है मानसिक रूप से, तो क्या उसे इस तरह मार दिया जाएगा? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल इस समय खड़े हुए हैं और पूरे उत्तर भारत में इस बात को लेकर चर्चा भी है। जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में लगातार चर्चा है, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि एनकाउंटर भरत भूषण तिवारी का नहीं हुआ, एनकाउंटर इस बात का हुआ कि जो इस खराब व्यवस्था के खिलाफ बोलेगा, उसका एनकाउंटर उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर प्रशासनिक अधिकारी समय रहते उस गांव की व्यवस्था सुधार देते जो घोषणा की थी, जिस गांव को विस्थापित किया, जिन परिवार को विस्थापित किया, अगर वहां उनके चलने के लिए सड़कें बन जाती, उनके वहां पानी की व्यवस्था हो जाती, उनकी वहां बिजली की लाइन खींच जाती, उनके लिए कुछ मकान की व्यवस्था हो जाती, तो भरत भूषण तिवारी बागी ना होते, वो क्रांतिकारी ना होते और ये एनकाउंटर भी ना होता। तो सबसे बड़ा सवाल इस व्यवस्था का है कि आज़ादी के 70-71 साल बाद भी अगर आज भी व्यवस्था ऐसी होगी कि कोई भी घोषणा कर देंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, लोग इरिटेट हो जाएंगे, इरिटेट होकर गुस्सा करेंगे, उनके खिलाफ फिर मुकदमा दर्ज होगा। तो लगता है कि अगर इस तरह की घटना पुलिस के द्वारा या तंत्र के द्वारा की जाएगी तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह के मुद्दे बहुत ज़्यादा तूल पकड़े और इस सरकारों के लिए बहुत घातक सिद्ध हों। लगातार हम लोग संवाद करेंगे। हालांकि बिहार में इस समय पूरा बवाल मचा हुआ है इस प्रकरण को लेकर। बिहार पुलिस ने जो उस समय जो शाहपुर थाने के थानेदार थे, एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, जो थाने के दरोगा थे 4 लोगों को सस्पेंड किया है और सरकार के दबाव में जब लोगों का आक्रोश फूटा तो न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। बिहार हाईकोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में जांच होगी पूरी कमेटी, तो जांच में जो भी आरोपी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये सबक है, ये लगातार लोगों की जुबान पर है कि ये व्यवस्था का फेलियर है और व्यवस्था अगर फेलियर ना होती तो भरत भूषण तिवारी का इस तरह एनकाउंटर ना होता। तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपने कमेंट, आपकी क्या राय है। नमस्कार।